जितने भी है वो बाहर से आए, हमको मूल भारतीय इस देश में रहने वाले लोग हैं, हम भागने वाले नहीं हैं, इस देश को बचाने वाले लोग हैं। गला सबका सूखता है, डर सबको लगता है। सोचिए, हेमंत सोरेन ने 27% रिजर्वेशन दे दिया है, कहां? झारखंड में ओबीसी को। वहीं 69% टोटल रिजर्वेशन है कहां? तमिलनाडु में। अभी भी राजस्थान जहां कांग्रेस की सरकार है, छत्तीसगढ़ जहां कांग्रेस की सरकार है, और मध्य प्रदेश जहां कांग्रेस की सरकार बनी थी लेकिन अब बीजेपी की सरकार है, ओबीसी को 27% रिजर्वेशन है। लेकिन आपको बताऊं आज क्या हुआ है। कर्नाटक में जहां बीजेपी की सरकार है, जहां धर्म का बोलबाला है, हिंदू मुस्लिम के नाम पर राजनीति होती है, बीजेपी ने आरक्षण का कार्ड चल दिया है। सोचिए, सवर्णों को आरक्षण देने के बाद भी बीजेपी की हालत खराब है और शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लोग आरक्षण लेने में कामयाब हो गए हैं। ये लागू करेंगे कि नहीं, लेकिन इन्होंने कर दिया है। एससी का आरक्षण इन्होंने 2% बढ़ा दिया है और शेड्यूल ट्राइब का आरक्षण इन्होंने 3% बढ़ा दिया है। तो सोचिए, 15 एससी एसटी कम्युनिटी फ्रॉम 15 to 17 and 3 to 7, माफ कीजिएगा, 4% आरक्षण ट्राइबल का बढ़ा दिया गया है। मैं बार बार कह रहा हूं, एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के लोगों, लिखना पढ़ना शुरू करो, बोलना शुरू करो, तुम्हें हक अधिकार मिलेगा। मध्य प्रदेश में लगातार ओबीसी महासभा अपने काम कर रही है। और सोचिए, ये बहुजन नेताओं के लिए सीख है। जो कोई सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय कर रहा है, कोई फरसा लहरा रहा है, कोई परशुराम जी की मंदिर बनवाने की बात करता है, उनको सोचना चाहिए कि बीजेपी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो ओबीसी क्लेम करते हैं, बुद्ध के मानने वाले चारों धम पर जाते हैं, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सवर्णों को भी आरक्षण देते हैं और लगातार एससी एसटी ओबीसी का आरक्षण बढ़ा रहे हैं। मतलब इस देश में 21वीं सदी डॉक्टर अंबेडकर की सदी होगी, बहुजनों की सदी होगी। ये बहुजन नेता सीख ले, जान ले। तेजस्वी यादव ने वादा किया था कि वो 69% रिजर्वेशन देंगे, तमिलनाडु के तर्ज पर बिहार को बनाएंगे, उनको करना चाहिए। सोचिए, कर्नाटक में चुनाव है, अब हो सकता है कि गुजरात में भी इसी तरह के फैसले हो, शायद इसलिए डेट नहीं निकाला जा रहा है। कर्नाटक में 15 से 17% कर दिया गया है शेड्यूल कास्ट का रिजर्वेशन, और वहीं 3 से 7% कर दिया गया है शेड्यूल ट्राइब का रिजर्वेशन। ओबीसी के लोगों को भी खड़ा होना चाहिए। लेकिन आप समझिए, दिलीप मंडल इसीलिए कहते हैं कि मंदिर के पुजारी को पता है कि हमको दक्षिणा भगवान से नहीं, भक्त से लेना है। और सोचिए, अरविंद केजरीवाल ने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार लिया है। राजेंद्र पाल गौतम का इस्तीफा लेना उनको मुश्किल पड़ सकता है। सोचिए, सोशल मीडिया पर लगातार लोग सवाल पूछ रहे हैं कि आपने 10 राज्यसभा बनाए, एक भी एससी एसटी ओबीसी को नहीं भेजा, आपने कोई भी प्रोग्राम नहीं चलाया, मनीष सिसोदिया पर एफआईआर दर्ज है, सत्येंद्र जैन पर एफआईआर दर्ज है, आपने इस्तीफा नहीं लिया। और राजेंद्र पाल गौतम जिन्होंने 22 प्रतिज्ञाएं ली हैं, उन पर एक भी एफआईआर नहीं, आपने इस्तीफा क्यों लिया है? तो आम आदमी पार्टी को जो बढ़त मिल रही थी गुजरात में, वो उसको घटता हुआ दिखाई दे रहा है। छोटू भाई वसावा ने उनसे गठबंधन तोड़ लिया है, जो ट्राइबल कम्युनिटी से आते हैं, और पूरा कच्छ और भुज का जो इलाका है जिसमें उनकी बढ़त होती है। 27 साल से भले बीजेपी की सरकार है गुजरात में, लेकिन छोटू भाई वसावा और उनके फैमिली का चुनाव, उनके पिताजी चुनाव नहीं हारते थे, जीतते रहते थे। सोचिए, बसवराज बी बोम्मई, एसआर बोम्मई, जो एस बोम्मई है, जो मुख्यमंत्री है वहां के, उन्होंने इसके अनाउंसमेंट किया है। टुडे माय कैबिनेट हैज टेकन एन हिस्टोरिक डिसीजन ऑफ अप्रूविंग द ऑर्डिनेंस ऑन लिंकिंग। सोचिए, ऑर्डिनेंस लाके ये रिजर्वेशन बढ़ा रहे हैं। मैं बार बार कह रहा हूं, अभी भी मैं एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के लोगों को ताकीद कर रहा हूं कि सवर्ण लीडरशिप वाली पार्टियां जो है वो तब तक उस पर भरोसा ना करे जब तक उसको वो इंप्लीमेंट ना करे। प्रधानमंत्री मोदी 2 काम कर दें, 3 काम, बहुजन उनको वोट देगा, सरकार भी बनेगी, वो ताउम्र प्रधानमंत्री रह सकते हैं। पहला काम वो करे, कॉलेजियम सिस्टम खत्म करे और भारत में इंटरव्यू खत्म करे और तमाम जो प्राइवेट कंपनियों को किया जा रहा है उसका निजीकरण करे, नहीं तो उनके मंसूबे पर सवाल उठता रहेगा।
बाकी सब कुछ अब माना जाए कि जो बीजेपी और कांग्रेस करती है वो सिर्फ बहुजनों का वोट लेने के लिए करती है। उनकी नीयत साफ नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं, मुझे एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी की लीडरशिप वाली पार्टियों से ज्यादा उम्मीदें हैं, जेएमएम से ज्यादा उम्मीदें हैं, डीएमके से ज्यादा उम्मीदें हैं, बीएसपी से ज्यादा उम्मीदें हैं, सपा से ज्यादा उम्मीदें हैं, आरजेडी से ज्यादा उम्मीदें हैं, जेडीयू से ज्यादा उम्मीदें। लेकिन सोचिए 2024 से पहले बीजेपी आरक्षण का कार्ड खेल रही है। सवर्णों को वो आरक्षण दे चुकी है, 15% को 10%, अब वो एससी एसटी ओबीसी को। लेकिन सवाल है कि नौकरियां कहां है? निजीकरण हो रहा है, प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, नौकरियां बची नहीं है, सिर्फ झुनझुना थमाया जा रहा है। क्या प्रधानमंत्री मोदी ऐलान करेंगे कि जो भी कंपनियां निजी हुई है उसका हम सरकारीकरण करेंगे? सबसे बड़ा सवाल है 2024 में। अब आरक्षण के मुद्दा से बड़ा मुद्दा है कि क्या विपक्ष, नीतीश कुमार हो, राहुल गांधी हो, ममता बनर्जी हो, ये तमाम लोग क्या ये वादा करेंगे कि जो राष्ट्रीय संपत्ति को जो बेचा गया है, जो प्राइवेटाइजेशन शुरू हुआ है, जो कि कांग्रेस का पाप है, कांग्रेस ने शुरू किया था, जिसको वाजपेयी ने आगे बढ़ाया, उसके बाद मोदी जी आगे बढ़ा रहे हैं। अटल बिहारी वाजपेयी ने उसको आगे बढ़ाया था, मोदी जी आगे बढ़ा रहे, क्या उसको वापस लेंगे? सबसे बड़ा सवाल यह है। लेकिन सोचिए, गला सबका सूखता है, डर सबको लगता है। कर्नाटक में चुनाव से पहले चुनाव की आहट है, राहुल गांधी की यात्रा में भीड़ जुट रही है। और सोचिए किस तरह से बीजेपी की सरकार ने एससी और एसटी का रिजर्वेशन जो है बढ़ा दिया है। लेकिन सवाल है कि कांग्रेस क्यों नहीं कर रही है? कांग्रेस बिल्कुल ढुलमुल रवैया अपनाती है। राजस्थान में 27% रिजर्वेशन नहीं दे रही है, छत्तीसगढ़ में नहीं दे रही है, मध्य प्रदेश में नहीं हो रहा है। और सोचिए वो कौन लोग हैं जो आरक्षण के खिलाफ कोर्ट चले जाते हैं, उनकी भी आपको आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी। लेकिन एक बात तो तय है कि लगातार सोशल मीडिया के बाद से बहुजन समाज के लोग जो हैं वो जागरूक हो रहे हैं। और ये खबर और आपको बता दूं, बड़ी खबर है थाईलैंड से, जहां राजरत्न अम्बेडकर ने बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया की तरफ से रिप्रेजेंट किया है और लगभग 10 यूनिवर्सिटी का उन्होंने आश्वासन मिला है, वो यूनिवर्सिटियां ही बनेंगी। तो 22 प्रतिज्ञाओं को जिस तरह से यहां दबाव बनाया गया, अब वो घर घर पहुंच चुका है। पूरी दुनिया में लोग बात कर रहे हैं कि क्या बहुजन समाज के लोगों के साथ प्रताड़ना हो रही है, क्या बुद्धिस्टों के साथ प्रताड़ना हो रही है। मैंने राजरत्न अम्बेडकर का थाईलैंड से एक्सक्लूसिव इंटरव्यू किया है, कल आप उसे देख सकते हैं। तो सबसे बड़ी खबर इस समय की बता रहा हूं। दूसरी बड़ी खबर है, सोचिए पूरी मीडिया मल्लिकार्जुन खड़गे को रिमोट कंट्रोल कर रही है, क्योंकि वो शेड्यूल कास्ट है, जबकि वो सबसे ताकतवर अध्यक्ष होने वाले हैं। उनके बगैर इशारे के एक पत्ता भी नहीं हिलेगा। और इनसे मैं इसलिए संतुष्ट हूं बहुजन समाज के लिहाज से। इनका एक वीडियो आपको दिखाऊंगा जो सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा वायरल है, और इसलिए मुझे लगता है कि इनकी राजनीतिक और सामाजिक समझ बहुत ज्यादा है। बुद्धिस्ट है, कर्नाटक में इन्होंने बहुत बुद्धिज्म पर काम किया है। और इसी की जो मल्लिकार्जुन खड़गे जिस तरह से अध्यक्ष बनाए गए हैं, कर्नाटक में बीजेपी की जिस तरह से जमीन खिसक रही है, अगर कांग्रेस ने जेडीएस के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ा तो क्लीन स्वीप करेगी। और ये वो वीडियो है, जिसको लेकर मैं आशान्वित हूं खड़गे साहब का। खड़गे जी, वो तो पूर्ण भारत है, आप बाहर से आए हैं, ये आर्यन जितने भी है वो बाहर से आए, हम तो मूल भारतीय इस देश में रहने वाले लोग हैं, हम भागने वाले नहीं हैं, इस देश को बचाने वाले लोग, इस देश को रक्षण करने वाले लोग। ये वो वीडियो है जो आपको बार बार सुनना चाहिए खड़गे का। खड़गे जी, वो तो पूर्ण भारत है, आप बाहर से आए हैं, ये आर्यन जितने भी है वो बाहर से आए, हम तो मूल भारतीय इस देश में रहने वाले लोग हैं, हम भागने वाले नहीं हैं, इस देश को बचाने वाले लोग, इस देश को रक्षण करने वाले लोग। ये वो लोकसभा का उनका भाषण है जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। किस तरह से, मैं बार बार कह रहा हूं, जिस दिन बहुजन समाज के लोगों ने डेमोक्रेटिक तरीके से अपने हक अधिकार के बारे में बात करना शुरू कर दिया, मनुवाद जातिवाद की चूल्हे हिल जाएंगी। हम इतने संख्या में, हमें डेमोक्रेटिक तरीके से दूसरे का हाथ थामना पड़ेगा। तो ये वो वीडियो है जो सोशल मीडिया पर वायरल, एक बार फिर से सुनिए। डॉक्टर बाबा साहब इस देश से भागना चाहते थे, खड़गे जी, वो तो पूर्ण भारत है, आप बाहर से आए हैं, ये आर्यन जितने भी है वो बाहर से आए, हम तो मूल भारतीय इस देश में रहने वाले लोग हैं,
तो ये वो वीडियो है, ये देखिए, यही बने हैं कांग्रेस के अध्यक्ष। तो कांग्रेस का तेवर भी बदलेगा। और सुमित रतन की तस्वीरें देखिए, माफ कीजिएगा, राजरत्न अम्बेडकर की थाईलैंड की ये तस्वीरें हैं जो उन्होंने और बड़ा समझौता हुआ। हमने एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू किया है। तो बार बार मैं कह रहा हूं कि बहुजन समाज के लोगों को डेमोक्रेटिक तरीके से खड़ा होना पड़ेगा, अपनी बात कहनी पड़ेगी। और सोचिए कि किस तरह से बहुजन समाज के लोगों को मजबूत होना पड़ेगा। मैं बार बार कह रहा हूं, हमें डेमोक्रेटिक तरीके से एक दूसरे का हाथ थामना। और हमें बहुजन समाज के तमाम पढ़े लिखे जो हमारे मजदूर हैं, जो एजुकेशन में नहीं आया, उनके प्रति हमारी जिम्मेदारी है। हमको जो भी मिला है वो फूले, पेरियार, अंबेडकर, बुद्ध, तथागत के वजह से, रामस्वरूप वर्मा की वजह से, पेरियार, ललई सिंह यादव की वजह से, शिवाजी महाराज की वजह से, सर छोटू राम की वजह से। इस देश की जो किसान जातियां हैं, जिन्होंने इस देश के मूल निवासी हैं, जाट, गुर्जर, पटेल, मराठा, इन्होंने इस देश को बनाया है। इस देश के क्षत्रिय इस देश के मूल निवासी हैं। जो विदेशी हैं, जो आर्यंस है, ये सब कहने की बात है जो अब संविधान संसद में भी बात बोली गई है। इसलिए आपको कोई अगर कुछ कहे, राष्ट्रद्रोही कहे, तो उनसे सवाल पूछिए जो खड़गे साहब ने संविधान में, जो संसद में कहा। मैं इसलिए कह रहा हूं, ये देश सबका है, हम सब भारतीय हैं। और जो लोग जाति और धर्म के नाम पर भेदभाव कर रहे हैं, उनको बदलना चाहिए, सुधरना चाहिए। और इस देश के तमाम लोगों को जो पावर सेंटर्स हैं, मीडिया, जुडिशियरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी, बिजनेस में किसान जातियों को, पटेल, मराठा, जाट, गुर्जर, यादव, कुर्मी, कोयरी, इन सब की भागीदारी होनी चाहिए। इन सबको बराबर का सम्मान मिलना चाहिए। आज इस देश में 90% संसाधन पर 5% लोगों का कब्जा है। उसके खिलाफ बोलना पड़ेगा, सरकारी संस्थाओं को बचाना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात है, इस देश के संविधान को बचाना पड़ेगा जो सबको बराबरी का अधिकार देता है। चाहे वो धन का अधिकार हो, चाहे वो मौका का अधिकार हो, चाहे पढ़ाई लिखाई का अधिकार हो, चाहे वो आपके धर्म का अधिकार हो। तो भारतीय संविधान को न मानने वाले लोग राष्ट्रद्रोही हैं। और सोचिए वो कौन लोग हैं जो भारतीय संविधान से नफरत करते हैं, जो भारतीय संविधान के प्रावधानों से नफरत करते हैं, जो आरक्षण व्यवस्था से नफरत करते हैं, उनको पूछिए। और इस देश में कौन लोग हैं जो किसान जातियों को आगे नहीं देने आ रहे हैं। टीवी अखबार को आपको दुरुस्त करना पड़ेगा। इस देश की डेमोक्रेसी के लिए अगर कोई खतरा है तो वो टीवी अखबार है। इस देश के लोकतंत्र के लिए खतरा है तो टीवी अखबार है। इस देश में ईवीएम का कोई पक्षधर है तो वो टीवी अखबार है, क्योंकि वहां जाति विशेष और धर्म विशेष के लोग बैठे हुए हैं, जिनको हम लोग मनुवादी कहते हैं, जातिवादी कहते हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं कि इस देश के बहुजन समाज को डेमोक्रेटिक तरीके से, संवैधानिक तरीके से अपने हक अधिकार के लिए लड़ना चाहिए। और इस देश की जो किसान जातियां हैं, जाट, पटेल, मराठा, गुर्जर, जो सबसे ज्यादा दान भी देती हैं, सबसे ज्यादा मेहनत कश लोग हैं, उनको बराबर का मौका मिलना चाहिए। इस देश के इस बाबा साहब ने इसलिए इसको SC, ST, OBC माइनॉरिटी कहा है, इनको भी बराबर का मौका मिलना चाहिए। सवाल अब पूछा जाएगा। अब टीवी अखबार पर इनका कंट्रोल नहीं है, अब सोशल मीडिया है। तमाम बहुजन समाज के लोगों को, किसान जातियों को पूछना चाहिए कि अगर हम हिंदू हैं, किसान जातियां भी हिंदू हैं, SC, ST, OBC भी हिंदू है, उसका अधिकार कौन खा रहा है? इस देश में 10 करोड़ लोगों के पास संसाधन है, जिसकी इस देश में आबादी सिर्फ 5% है। आपको डेमोक्रेटिक तरीके से इस संसाधन का सही वर्गीकरण हो, इसके लिए बोलना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा। और सवाल है कि वो कौन लोग हैं जो स्कूल कॉलेज बंद करवा रहे हैं, सरकारी स्कूल कॉलेज बंद करवा रहे हैं, सरकारी कंपनियां बंद करवा रहे हैं, आरक्षण खत्म करवा रहे हैं। वही लोग इस देश के संविधान के विरोधी हैं, संविधान के दुश्मन हैं, बहुजनों के विरोधी हैं, किसानों के विरोधी हैं। इस देश में मेहनत कश लोगों को, किसानों को, SC, ST, OBC माइनॉरिटी के बच्चों को स्कूल कॉलेज में मौका मिलना चाहिए। साजिश से, बेईमानी से जिन लोगों ने कब्जा कर रखा है 5 जगहों पर, मीडिया, जुडिशियरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी और बिजनेस पर, इनसे इनको कब्जा छोड़ना पड़ेगा और सबको बराबर का मौका देना पड़ेगा। भेदभाव नहीं करना पड़ेगा। कोई आपसे आपकी संपत्ति नहीं छीन रहा है। आप जहां है, कम से कम जो लोग आना चाह रहे हैं, जिनमें टैलेंट है, मेहनत है, उनको मौका दीजिए। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।